हेलो बच्चों, क्लास 12 का जैसा कि मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, रैपिड रिवीजन सीरीज की थर्ड वीडियो है। स्टार्टिंग के दो में मैंने आपको चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज कराए। आज हम लोग असर्शन रीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसी चैप्टर के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिए और समझिए उनको। मैं तो कहूँगा कि आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहें, जिससे आसानी होगी आपको समझने के लिए। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको दो चीजें मिलती हैं, क्योंकि पहला लेक्चर है, पहली बार आप कर रहे हो तो चीजें पता होना चाहिए। असर्शन और रीजन, एक चीज आपको बता दी गई कि ये ऐसी है, दूसरा आपको रीजन दिया जाएगा कि ऐसी क्यों है। अब इसके चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला, जो बताई गई बात वो भी सही है, जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। दूसरा ऑप्शन आता है, बताई गई बात सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। तीसरा, असर्शन सही है, रीजन गलत है, और चौथा, दोनों गलत है। कहानी समझ आ गई आपको? क्या करना है, चार ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि दोनों सही है, बाद वाला उसका एक्सप्लेनेशन है सही सा। दूसरा, दोनों सही है लेकिन बाद वाला एक्सप्लेनेशन नहीं सही। थर्ड पॉइंट ये मिलता है कि पहला सही है दूसरा गलत है, और फोर्थ पॉइंट मिलता है कि दोनों गलत है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी तो मैंने एमसीक्यूज तो इसके हम लोगों ने कर रखे हैं चैप्टर 1 के। पहला क्वेश्चन लेते हैं 61 नंबर से। When we produce charge Q1 on a body by rubbing it against another body which gets a charge Q2 in the process, then Q1 plus Q2 equal 0. तो एक चीज देखो, Q1 plus Q2 equal 0 का मतलब क्या है? Q1 plus Q2 equal 0 का मतलब है कि Q1 equal minus Q2। एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव, तो टोटल चार्ज क्या है हमारा? कांस्टेंट है। क्या रीजन नहीं मिल रहा है? चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट सही है? Q1 प्लस Q2 रब किया तो एक से दूसरे में बॉडी ट्रांसफर हुई, कहीं बाहर से थोड़ी आई, बाहर से नहीं आई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका रीजन भी उसने सही दे दिया और एक्सप्लेन भी सही कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? ए ऑप्शन इसमें क्लियरली आपको मिल गया। ठीक, ये होता है असर्शन रीजन को समझने का तरीका। कई बार क्या होता है, असर्शन रीजन हमसे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। इसको समझने के लिए बड़े ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ना, दोनों टॉपिक्स को। चलो 62 नंबर करते हैं। When charges are shared between any two bodies, then no charge is really lost, but some loss of energy does occur. अब क्या कह रहा है? Some energy disappears in the form of heat, sparking, etc. अब मैंने पढ़ा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ा। कह रहा when charges are shared between any two bodies, सपोज करो ये दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी है, then no charge is really lost. कोई चार्ज के लॉस नहीं होता। सपोज करो ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हुआ क्या? ए के पास डबल पॉजिटिव आ गया, बी के पास क्या आ गया? डबल नेगेटिव आ गया। तो बात जानते हो, दो पॉजिटिव चार्ज मिल गए, दो नेगेटिव चार्ज मिल गए, तो चार्ज लॉस थोड़ी हुआ है। ये तो सही बात है कि कोई चार्ज रियली लॉस नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी होती है। वो तो एनर्जी होएगी शेयरिंग में। कैपेसिटर में आपने पढ़ा लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो कैपेसिटर्स में भी पढ़ा है ना कि दो कैपेसिटर को आप शेयर कराते हो। अच्छा, क्या कह रहा है? सम एनर्जी डिसअपियर्स, ये बात ये भी कह रहा है कि डिसअपियर होती है, खत्म होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्किंग। भैया चार्ज को जोड़ते हो तो स्पार्किंग थोड़ी होती है, लॉस होता है लेकिन स्पार्किंग नहीं होती। तो मतलब क्या है? असर्शन सही है, रीजन भी सही है कि डिसअपियर होता है, लेकिन स्पार्किंग और हीट थोड़ी बनती है। एक्सप्लेनेशन गलत है। कॉन्सेप्ट समझो, इस पे क्या है? असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या मिला आपको? बी। असर्शन राइट, रीजन राइट, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत तुमको मिल गया। अच्छा, अगले पे आओ। क्या कह रहा है? At a macroscopic level, quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. ये अगर आप पढ़ोगे तो बेटा एनसीईआरटी की सीधी सीधी लैंग्वेज मिली है और यही लिखी हुई है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन भी है, तो ये बात इसने बोल दी। सही है बात, तो लैंग्वेज ही सही है, असर्शन सही है। अच्छा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेन 10 की पावर 15 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ना ना ना, 1 माइक्रोकूलम में कितने चार्ज होते हैं? 10 की पावर -6, मतलब रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो A इज राइट, R इज रॉन्ग, मीन R इज फॉल्स, मतलब सी पार्ट।
अच्छा 64 पे आओ। 64 नंबर क्या कह रहा है? मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सही बात है, यस गलत है भैया। यहाँ पे देखो ए आया, बी आया, ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके पास ए डबल पॉजिटिव आ गया था, बी के पास डबल नेगेटिव आ गया, तो बी के साथ क्या हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर और मास भी तो आ गया होगा, तो नेगेटिव वाली का क्या होगा? मास बढ़ गया होगा। तो मास ऑफ बॉडी डज नॉट डिक्रीजेस व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या डिक्रीज नहीं होता? जब ये नेगेटिवली चार्ज करा दी जाती है। फिर चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किससे होती है? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही है। असर्शन रीजन समझ आ रहे हैं? एक एक चीज समझ आएगी, अभी तो लैंग्वेज इजी है। 65 क्या कह रहा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। हाँ ये तो 11th में भी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अभी भी हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सत्य है, 100% मेरी वाली लैंग्वेज 500% सही बात है। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स करते हैं। अच्छा रीजन क्या कह रहा है इसका? रीजन कह रहा है द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा कूलम फोर्स जो है वो क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा कमजोर है। सोचो कोलंबियन फोर्सेस क्या पढ़ाया आपने? कोलंबियन फोर्स आपको पढ़ाया गया है? क्या पढ़ाया गया है कि अगर 2 चार्जेस रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कर रहा है आपका, बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्टिव भी था। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ते थे तो वहां पे हम ये भी पढ़ते थे कि वीक फोर्सेस होते हैं। डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स में, बिल्कुल हर जगह होता है, लेकिन ये वीक फोर्सेस होते हैं। कूलम फोर्स इनसे न जाने कितना ज्यादा होता है। तो असर्शन सही है, डोमिनेटिंग फोर्स है, वीक फोर्स है। कूलम फोर्स वीकर है, ये गलत है। कूलम फोर्स तो हमारा है ज्यादा। अगर ये गलत है तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, मतलब सी ऑप्शन। बातें समझ आ रही हैं? बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे असर्शन रीजन में थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आपसे पूछा क्या गया है। चलो 66 नंबर आते हैं। 66 क्या कह रहा है? एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल 0। गलत है भाई, 2 इक्वल अपोजिट चार्ज है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू पढ़ाया गया है आपको। ए पॉइंट पे कह रहा है यहाँ 0 होगी, क्यों 0 होगी? प्लस से दूर जाएगी, माइनस के पास आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाती है, पोटेंशियल 0 होता है, कंफ्यूज ना होना। ए फॉल्स आ गया तो रीजन पढ़ने की नीड ही नहीं है, सीधा आपको डी ऑप्शन मिल गया। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो एक ही ऑप्शन में होता है, असर्शन आल्सो फॉल्स, रीजन आल्सो फॉल्स, है ना? अच्छा तो रीजन हम क्यों पढ़े? मन ही नहीं है हमारा पढ़ने का। असर्शन पे आओ 67। A point charge is brought in an electric field, then electric field at a nearby point में increase और decrease। कह रहा पॉइंट चार्ज रखा गया है तो वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो हकीकत है भाई। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, बिल्कुल डिपेंड करती है, सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको, ए पार्ट। 68 नंबर पे अगर मैं 68 नंबर देखूं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? आज सारे करा दूंगा इसके, 76 नंबर तक सारे कंप्लीट करा दूंगा आपको। 68 नंबर क्या कह रहा है? acceleration of charged particle in non-uniform electric field does not depend on the velocity of charged particle। acceleration है वो वेलोसिटी पे कह रहा है डिपेंड नहीं करता, चार्ज पार्टिकल। ए इक्वल क्यू ई इक्वल एम में पढ़ा था हमने, आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा। तो ए इक्वल आ गया क्यू ई बाई एम, कहानी समझो। क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, कहाँ डिपेंड कर रहा है? अच्छा बात जानते हो, अगर बिल्कुल कोई नया पढ़ रहा होगा, पहली बार होगा, अच्छा एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। अच्छा चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, बात तो सही कह रहा है, चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये रीजन तो सही लिखा हुआ है, लाइन तो सही लिखा है कि चार्ज इनवेरिएंस होता है, लेकिन उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि चार्ज इनवेरिएंस कहता है क्यू एट मोशन इक्वल क्यू एट रेस्ट, ये कहता है ना।
तो यहाँ पे तो लैंग्वेज उसकी बन नहीं रही, एक्सेलरेशन की तो कोई बात ही नहीं आ रही, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहे हैं। इसलिए असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस वजह से इसका बी पार्ट आंसर माना जा रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही चीजें। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स पे कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में से केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अब इस वीक के महीने में सारा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा 69 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, ये होता है क्या? ये तो पहले ही गलत बोल दिया, इसने गलत बोल दिया तो डी ऑप्शन असर्शन गलत, हम पे ऑप्शन ही नहीं है जिसमें असर्शन गलत हो एक के अलावा। अच्छा 70 नंबर, 70 नंबर क्या कह रहा है? अवे फ्रॉम अ चार्ज field lines gets weaker and density of field lines is less resulting well separated lines। बिल्कुल सही बात। चार्ज से दूर जाते टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से फील्ड कम होती जाती है। सही है। रीजन ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ चार्ज, गलत। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, कितनी भी ड्रॉ कर लो, चार्ज से दो प्लस क्यू चार्ज है, कितनी निकाल लो, हमें कितनी गिननी है ना। ये गलत है, ये सही है, मतलब सी ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट पे आओ। इस वजह से तेज करा रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी समझ के 2 बार आप वीडियो को देख सकते हो, टाइम कम रहेगा, 2-3 बार उसको देख के कंप्लीट क्वेश्चंस नोट कर लेना, चैप्टर वाइज आपके असर्शन रीजन भी कंप्लीट हो जाएंगे। 71 नंबर क्या कह रहा है? ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, बिल्कुल तो पिछले क्वेश्चन की कॉपी मार दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल टू केपी बाई आर क्यूब, या केपी बाई आर क्यूब होता है, तो स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है। कहानी समझो जो मैं समझा रहा हूँ। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, मतलब सी पार्ट। ठीक है। अच्छा अगला पार्ट क्या कह रहा है? 72 नंबर, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। बिल्कुल, अब टॉर्क के कॉन्सेप्ट में देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ बी नॉन जीरो, टॉर्क भी नॉन जीरो, तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन होता है, बिल्कुल होता है। तो कह रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली, ना उसको फोर्स भी मिलता है, और ये चीज टॉर्क तो वहां पे जीरो हो जाता है, तो इसका रीजन गलत है, असर्शन सही है, मतलब इसका भी केवल सी पार्ट सही है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, इसका भी सी पार्ट सही है। ठीक 73 पे आओ। If an electric dipole is enclosed by a surface, then according to Gauss law, electric flux linked with it will be zero। हाँ, डाइपोल रखा आपने, तो डाइपोल रखोगे तो होगा क्या? डाइपोल पे एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना जाएगा? जीरो। नेट चार्ज जीरो होने की वजह से फ्लक्स कितना बना देगा? फ्लक्स बना देगा जीरो। तो ये बात तो इसने सही बोल दी कि इफ अ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, then according to Gauss law electric flux linked with it will be zero। सही बात। अब the charge enclosed by a surface is zero, हाँ ये भी सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि सरफेस पे इनक्लोज करते हो चार्ज तो जीरो ही रहता है, जिसकी वजह से ये ए ऑप्शन। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। अच्छा आते हैं 74th पे। 74th नंबर क्या कह रहा है? In a region where uniform electric field exists, the net charge within the volume of any size is zero। दोबारा पढ़ते हैं यार, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा रहा है। In a region where uniform electric field exists, जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, net charge within the volume of any size is zero। हाँ बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी चार्ज एनी साइज इज जीरो, तो उसके वॉल्यूम का तो कोई सा भी वो जीरो जाएगा। अच्छा रीजन, रीजन क्या कह रहा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज्ड सरफेस इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हाँ क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। तुमको ध्यान होगा कई बार मैंने आपको क्लास में कराया इस तरीके का क्वेश्चन, डाइपोल किसी एक फील्ड के पैरेलल लेके आता था, एक जस्ट लाइन कराता था, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो बन जाता था। तो इसका भी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है। 75 नंबर, upon displacement of charges within a closed surface, E at any point on the surface does not change। ये तो गलत है, लैंग्वेज ही बता रही है। कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस विदिन अ क्लोज्ड सरफेस, E at any point on the surface does not change। क्यों चेंज नहीं होगी? तो चेंज होती है डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसका तो यही गलत है, तो डी, फिर दूसरा पढ़ने की नीड ही क्या है। 76 असर्शन क्या कह रहा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स only on the local charge density sigma and it is independent of other charges present anywhere in a conductor on a conductor ना इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे डिपेंड करती है और 2 सिग्मा से तो खैर मतलब है जब असर्शन ही आपका गलत हो गया, ये सब पे डिपेंड करेगी। ये आपके चैप्टर 1 के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसको 2 बार देखना, इस चैप्टर के असर्शन रीजन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।